Now beta we will be doing continue next part. Okay. Ports of South India were known centers of exporting black pepper and other spices. जो साउथ इंडिया के जो पोर्ट्स थे वो सेंटर माना जाता था एक्सपोर्ट करने के लिए ब्लैक पेपर और अदर स्पाइसेस के लिए. ठीक है. पेंटिंग इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट टाइम्स में जो पेंटिंग्स होती थी भारत में एंशियंट टाइम्स में. पिक्चर्स आर अ स्पेशल मीडियम विच एक्सप्रेस the emotions of human beings. At the same time, it the portrays the actual situation of that time in India. The oldest paintings have been found in the Neolithic era. More than 500 paintings of Neolithic age drawn by the primitive man have been found in Madhya Pradesh from a place called Bhimbetka, which look lively even today. Other than these paintings of Ajanta Ellora, Bagh caves and Amravati associated with which Indian culture have been found in large number. Painting of Ajanta Ellora are world famous, which depicts Buddha's Jatak stories and Buddha's Sadhana. World famous painting Padmapani in the jewel of India culture, while Shiva temple of Ellora caves is a great sculpture carved out of a single massive rock. अब इस पैराग्राफ में क्या है बेटा, इसमें जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री में क्या था, जो पेंटिंग्स की जाती थी वो इस टाइप की थी कि इसमें इस टाइप में इस समय जो लोग थे वो उस टाइम के जो लोग थे वो उनकी जो जीवन के बारे में जो उनकी मनोभाव थी, उनकी मन की जो मतलब उनके मन की जो इच्छाएं, उनका जो बिहेवियर था, उनके मन की जो इच्छाएं होती थी वो उसको प्रकट करने के लिए एक विशेष माध्यम था कि किस तरह से वो अपने भावों को, अपने इमोशंस को, अपने को किसी के सामने उसको प्रकट कर सकते, उसको बता सके. साथ ही साथ वह उस समय की वास्तविक जो सिचुएशन थी उसका भी हमें उसके बारे में हमें उसके सीन को बताता है. भारत में जो सबसे ओल्ड जो चित्र थी वो पाषाण युग में मिले हैं. इसके बहुत सारे पिक्चर, सबसे ओल्ड पिक्चर हमें जो पाषाण युग था, यो स्टोन युग जो कहा जो था उसमें मिलते हैं. एंड जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक जो जगह है वहां पे स्टोन मतलब वहां पे पाषाण युग से रिलेटेड जो है भीमबेटका एक जगह है मध्य प्रदेश में पड़ती है. वहां पे हमें वहां पे बहुत सारे ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि मतलब आदि मानव जो थे, जनजातियों द्वारा जो बनाए गए थे, लगभग 500 से अधिक चित्र वहां पे हमें मिले हैं कि आदि मानव जो थे वो वहां पे कैसे रहते थे. प्रिमिटिव मैन जो थे, आदि मानव जो थे वो कैसे रहते थे, ये आज भी उतने ही मतलब ऐसा वो जो पिक्चर में ऐसा लगता है कि वो आज वो पिक्चर जैसे थे वैसे मतलब सच्चाई जो है वो दर्शाते हैं. इसके अलावा अजंता एलोरा की जो बाघ की गुफाएं तथा उसमें जो अमरावती में भारत में भी इंडियन कल्चर के साथ जुड़े बहुत सारे पिक्चर्स जो है, बहुत सारी संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में है. अजंता एलोरा के जो चित्र की जो पिक्चर्स है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है. इसमें बुद्ध की जातक कहानियों और बुद्ध की साधना के चित्रों को व्यक्त किया गया है, मतलब दर्शाया गया है. पद्य पानी का विश्व विख्यात चित्र भारतीय जो इंडियन कल्चर का गहना माना गया है. तो एलोरा को शिव मंदिर एक ही पत्थर में से खोदकर बनाया गया है, मतलब जो एलोरा का जो शिव मंदिर है वो एक ही पत्थर से खोदकर बनाया गया है. स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, इट मीन्स प्राचीन जो एंशिएंट इंडिया में शिल्प और स्थापत्य जो थे, स्कल्पचर मतलब शिल्प कला जो होती है ना, और आर्किटेक्चर मीन्स स्थापत्य कला. ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है हमें इस टॉपिक में. प्राचीन भारत की शिल्प और स्थापत्य कला, इट मीन्स स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट टाइम. टाउन प्लानिंग सीन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन in world renowned model of Indian architecture. Uniformity in town, baths, granaries, industrial units, and harvesting of rainwater, etc. are the structures associated with Harappan civilization, which are the best example of the engineering of ancient India. This architecture included cave architectures, temple architecture, and architecture of place. Caves architectures includes hills of Barabar, Nashik Hills, Ajanta Ellora, and Amravati. Then in sculpture art,
of making idols was fully developed in India. Two art styles of idol art were prevalent in ancient India: Gandhar art, which was the confluence of Greek and Indian style. A number of artifacts have been found in Takshila and Gandhar of Afghanistan in northwestern India. Buddha's statues were made in large number. Large statues of Buddha have been found in Bamiyan and Charsoda in this style. Other style of completely India, which is known as the Mathura art, it also firstly Buddha's statues were made. After that, idols of Hindu deities were also made in his style. Specimens and the sculpture have also been found from Amravati, Ajanta, Nasik and Sarnath. देन ये जो स्कल्पचर है, जो हड़प्पा की जो संस्कृति है, जो सभ्यता से दिखाई देने वाले जो जो पिक्चर्स है, नगर प्रबंध, जो मतलब वहाँ की जो सिटीज की जो नगर प्रबंध की जो व्यवस्था की जा गई थी, वो भारतीय आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। मतलब एक समय, मतलब एक सिंपल सिटी में, मतलब एक विलेज में एक ऐसी रचना जिसमें कि बाथरूम हो, अनाज के लिए अलग से कोठरी बनाई गई हो, एंड इंडस्ट्रियल्स के पर्पज से भी वहां पे व्यवस्था की गई हो, एंड जो वर्षा ऋतु जब आती है, मानसून का जब मौसम, तो जिसके लिए जल का प्रबंध भी के साथ जुड़े अनेक जो है आर्किटेक्चर्स के वर्क किए गए हैं हड़प्पा की सभ्यता में। इसके अलावा जो एंशिएंट इंडिया में जो इंजीनियरिंग कला का जो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है इस आर्किटेक्चर्स पे, गुफा की जो आर्किटेक्चर्स की जो व्यवस्था की गई है, मंदिर बनवाए गए हैं और महलों, मतलब जो पैलेस थे उसका भी बहुत अच्छा वर्क किया, कंस्ट्रक्शन का वर्क किया गया है। एंड गुप्त स्थापत्य में बराबर की पहाड़ियां, नासिक में गुफा शिल्प, अजंता एलोरा और अमरावती के गुफा शिल्पों का भी समावेश है। ये सारी चीजें आती हैं उसके अंदर। जो शिल्प कला होती थी, मतलब एक मीन्स जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर में क्या होता था, मूर्ति कला जो होती थी, मतलब जो मूर्तियां जो बनाई जाती थी, ठीक है, स्कल्पचर में जो मूर्तियां होती है, शिल्प कला, वो भारत में के लिए उसके द्वारा जो भारत का पूरी तरह से डेवलपमेंट हुआ। जो दो मूर्ति कला शैली भारत में प्रचलित थी वो थी गांधार कला शैली और ग्रीक और भारतीय कला शैली को संगम माना। जो गांधार का जो स्कल्पचर है, जो कला शैली है, वो ग्रीक और भारतीय जो लोग हैं, जो इंडियंस है, एंशिएंट इंडियन, उसके प्रीवियंट इन एंशिएंट इंडियन, जो प्राचीन जो भारत है उन दोनों के बीच में उसका एक संगम माना था। उत्तर पश्चिमी, यानी कि इट मीन्स उत्तर पश्चिम मीन्स जो नॉर्थ और वेस्ट साइड में जो थे, जो प्लेसेस थे, जैसे कि तक्षशिला है ना, अफगानिस्तान, गांधार, ये सारे जो यहाँ पे भी जो स्कल्पचर के अनेक ही एग्जांपल्स मिलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल स्कल्पचर्स के, यानी कि शिल्प कला के, जिसमें बुद्ध की जो बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई, आइडल्स बनाए गए हैं, जो कि बहुत अधिक नंबर्स में है, बहुत अधिक संख्या में है। जो बुद्ध की बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो प्रतिमाएं, उनकी आइडल्स बनाई गई हैं, जो कि इस कला शैली विमियान और चारसुदा में देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो अन्य जो स्कल्पचर है, वो सब पूरे इंडियंस में है, जैसे पूरे इंडिया में फैले हुए, जैसे कि मधुर कला शैली के रूप में जानते हैं, जैसे जिसमें भी सबसे पहले बेस्ट जो है बुद्ध की मूर्ति बनी है। इसके बाद मथुरा कला शैली, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनने लगी हैं। एंड इसके अलावा और क्या, अमरावती, अजंता, नासिक, सारनाथ में भी बहुत अच्छे अच्छे आइडल्स की कला लोगों ने प्रस्तुत की है उस टाइम में। इसका भी हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्तूपास एंड विहार्स। Architectures of Buddhism included stupas, chaityas, and vihars. After the Nirvana of Gautam Buddha, the monument's construction of his life began in the form of stupas. These stupas were made for the first time during Vajrayana. The stupa is small dome-shaped oval architecture in the middle of which the relics of Buddha were
buried, and Buddhists practiced meditation there. Later on, stupas were constructed in India in a large number, among which Ashoka's Sanchi stupa of Lumbini, and stupa of Sarnath are very important. The emperors after Ashoka also maintained the tradition of stupa construction. The king of Sung dynasty started construction of wooden work around stupas. Kanshika got a huge stupa constructed at Purushpur, Peshawar, which is called Saji Ki Deri. There is a Pradakshina path around the stupas. Chaitya also are a major center of Buddhist art, like caves. Chaitya were carved in mountain. In caves, Chaitya's columns indoors use prayer halls, etc. स्तूप जो स्तूप थे और विहार थे उस टाइम में, उसके बारे में हमें इसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। स्तूप और विहार जो बौद्ध धर्म के जो आर्किटेक्चर्स के जो स्तूप हैं, एंड चैत्य और विहार, ये सारे उसके अंदर आते हैं। गौतम बुद्ध ने निर्वाण के बाद उनके जीवन के याद अपने स्वरूप को स्तूप निर्माण उनका प्रारंभ हो गया। सबसे पहले उन्होंने वज्जी संघ में इस स्तूप का निर्माण करवाया, कंस्ट्रक्शन करवाया था। वज्जी संघ एक प्लेस था। स्तूप मतलब जो छोटे छोटे गुम्बज होते हैं उसका आकार, स्तूप में होता है छोटे छोटे गुम्बद के शेप के होते हैं, उनके शेप के आकार में अंडाकार का स्थापत्य जो आर्किटेक्चर करवाया था, जिसमें मध्य में, जिसके बीच में बुद्ध के अवशेष को कपड़े में रखा जाता था। जो बुद्ध के जो भी अवशेष होते थे भगवान को, उसको इस स्तूप के बीच में रखा जाता था। अर्थात जो छोटे छोटे गुम्बद टाइप के नहीं बनते हैं अंडाकार शेप में, गुम्बद शेप में, उसको बोलते थे स्तूप। और उनके बीच में जो बुद्ध जी के जो कपड़े के उनके अवशेष रखे जाते थे। बुद्ध मत वाले ध्यान लगाते थे, बुद्ध हमेशा ध्यान में लगे थे। बाद में स्तूप भारत की अधिक संख्या में बनने लगे थे। अलग अलग जगह पे बहुत सारे नंबर्स में स्तूप का कंस्ट्रक्शन करवाया जाने लगा। इसमें अशोक की जो सांची स्तूप, लुम्बिनी का स्तूप, सारनाथ का स्तूप महत्व बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अशोक के बाद भी स्तूप बनाने की परंपरा बनी रही थी, वो भी फॉलो की जा रही थी। सांची स्तूप में चारों तरफ लकड़ी की रचना शुंग वंश के राजा ने करवाया था। कनिष्क के पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप, जिसे आज भी शाहजी की डेरी कहा जाता है, उसे बनवाया था। स्तूप के आसपास प्रदक्षिणा पथ बना होता है। चैत्य भी बाद में बौद्ध कला का मुख्य केंद्र बना। जो बौद्ध धर्म था वो कला का मुख्य आर्ट्स का मुख्य केंद्र बना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका were curved and were given the shape of temple. They were used a place of prayer. The columns were finally carved. Chaityas were Amravati, Bhaj and Karla have become world famous. The caves were made by carving mountains of for Buddhist and Jain monks, which were called vihars. Jain and Buddhist monks studied in these vihars. Henson noted that there were hundreds of vihars in North India and Gujarat. Status or monuments are associated with Jain architectures also. Jain statues जो थे, Jain statue of Ghometeshwar in Shravan Balguda is world famous. A number of caves have been made in for living or Jain monks and Buddhist bhikshu. Many such types of caves are located in Gujarat. Get information about them from your teacher. ठीक है। जो इसके जो बुद्धिस्ट जो थे, ये नोट करने वाले नॉर्थ इंडिया में जो स्टैचूज थे, मॉन्यूमेंट्स थे, उसके बारे में आप देखिए। इसमें क्या है बेटा, जो उस टाइम जो अशोक ने भी बहुत सारे स्तूप के निर्माण करे थे। कनिष्क ने विशाल एक स्तूप, जिसे आज भी लोग शाहजी की डेरी के नाम से जानते हैं, उसे बनवाया था। इसके अलावा कला के जो मतलब आर्ट के लिए उन्होंने आर्ट का चैत्य भी जो था बौद्ध धर्म में आर्ट के लिए उसका मुख्य सेंटर माना जाता है, इम्पोर्टेंट मेन सेंटर माना जाता था।
चैत्य जो उसका जो केव था, इसकी तरह पर्वतों को काट कर बनाया जाता था। चैत्य गुफा की तरह ही ये जो है पर्वतों को काट के, जो पहाड़ होते थे माउंटेन्स, उसको कट करके बनवाया जाता था। चैत्य की जो केव्स होते थे उसमें पंक्तिबद्ध स्तंभ, दरवाजे, बड़े प्रार्थना के लिए मंडप होता था, बहुत बड़ा सा हॉल होता था। ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के बनाया जाता था। उसको तराश कर उन्हें बहुत ही अच्छे मंदिर का आकार दिया जाता था, तथा जो यहाँ पे प्रार्थना की जाती थी उसके उपयोग करते थे लोग। जो बड़ा हॉल होता था जो मंदिर की शेप में बनाया जाता था। जो स्तंभ थे, जो स्तूप थे, उसके ऊपर बारीकी से कलाकारी की जाती थी। एंड अमरावती में भज और कार्ले की चैत्य विद्याव्याक्त, उसकी जो बहुत ही विख्यात है, बहुत ही फेमस है। देन बौद्ध और जैन साधु जो थे, मॉन्क जो थे, उनको रहने के लिए भी पर्वतों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। उस जगह पे विहार, वहां पे क्या था बेटा, वहां पे बिहार, जिसको विहार कहते हैं, जैन और बौद्ध साधु इन विहारों में रहकर पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे। इंसान उत्तर भारत में जो था, नॉर्थ इंडिया में और गुजरात में से, वो भी वहां पे बिहार बताए हैं बेंसो ने, जो आपने डिस्क्राइब जो किया उसके अकॉर्डिंग। जैन जो आर्किटेक्चर का जो वर्क किया गया था उस समय, उसमें मूर्ति मतलब आइडल्स, बिहार से जुड़े बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क किए गए। इसके साथ ही साथ श्रवण बेलगोड़ा में जो भी गोमतेश्वर की जैन मूर्ति जो विश्वविख्यात है, उसका भी खोज की गई। जैन रिलीजन से रिलेटेड जो साधु और बौद्ध भिक्षु थे, उसको रहने के लिए पहाड़ों की संख्याबद्ध गुफाएं बनाई गई थी वहां पे। और कई ऐसे केव्स जो थे जो गुजरात में भी, जिनकी जानकारी अपने आप टीचर से इसमें मालूम करनी है। देन है आपका heritage in education, looking at the extension of Harappa civilization and their developed town planning. It can be said that higher education and technical education has been imparted of India since 4,000 years. The remains of educational institution has been found from Mohenjo-daro. This civilization is also called Bronze civilization because they had knowledge about the bronze technology. It can be said the chemistry might have also developed at this time. Forts, house, baths, roads show development of civil engineering. The development of textiles and shipping shows that the mechanical engineering system has been hauling in India since the time of Harappa culture. Remains of 5 Vidyapeeths imparting education which can be called universities previous have been found. Takshila near Gandhar region in northwestern India was a great educational pilgrim age. It taught ethics, Sanskrit, grammar, astronomy and astrology, Hinduism and philosophy. Great philosophers and rulers like Panini, Chanakya, Chandragupta, Jivak and become renowned from these educational institutions. हेरिटेज ऑफ एजुकेशन मतलब जो सांस्कृतिक में जो एजुकेशन उनको मिली है, शिक्षा में विरासत, शिक्षा की विरासत जो होती है। हड़प्पा जो संस्कृति थी, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था उसके बारे में, उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन को उसको और भी ज्यादा उसको डेवलप करने के लिए, उसको एक्सचेंज करने के लिए नगर व्यवस्था को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें जो सिटीज की जो मैनेजमेंट की है, तो उसको देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिया में मतलब हाई एजुकेशन और तकनीकी शिक्षा जो होती थी उसे 4000 वर्ष में दी जा रही थी है। मोहनजोदारो में से जो एजुकेशन का संस्थान के अवशेष मिले हैं, वहां पे एजुकेशन को रिलेटेड, यस, ये जो सभ्यता थी उसमें कांस्य सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। यह कांसा बनाने की कला होती थी। कांसा मीन्स होता है ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज, ये कांसा बनाने की कला होती थी। उसके पास कांसा बनाने की तकनीकी भी थी। ऐसा कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र का जो केमिस्ट्री का ऐसा विकास हुआ उस टाइम कि किला, मकान, बाथरूम्स, रोड, सिविल इंजीनियरिंग का पूरा मतलब उसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड करवाया गया। कपड़े की बुनाई, जल यात्रा, विकास यात्रा, ये सब दिखता है कि उसमें कि लोग वाटर में बोट, शिप से किस तरह से ट्रेवल करते थे, उनका डेवलपमेंट कैसे होता था। इसके अलावा जो जो इंजीनियरिंग जो थे हड़प्पा सभ्यता के समय से ही भारत को, मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय इंडिया को डेवलप करने के लिए लोग लग गए थे। एंशिएंट इंडिया में क्या था, जो एजुकेशन था उसमें से
5 जो मोस्टली 5 जो विद्यापीठ थे वो फेमस थे, जिसे हम लोग विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, उनके भी अवशेष हमें मिले हैं। देन नॉर्थ और वेस्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या है, गांधार जो क्षेत्र है उसके पास तक्षशिला जो है महान मतलब तक्षशिला जो है बहुत ही फेमस एजुकेशन का सेंटर माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तक्षशिला की जो पढ़ाई है यूनिवर्सिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नीति शास्त्र, संस्कृत, व्याकरण, खगोल एंड ज्योतिष, हिंदू धर्म और दर्शन की शिक्षा के बारे में नॉलेज दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीविक जैसे जो महान दार्शनिकों ने, शासकों ने इसी शिक्षण की संस्था में बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध ग्रंथ प्राप्त किए थे। ठीक है, प्राप्त किए थे। इसके अलावा बिहार में भी एक ऐसी शिक्षण संस्था जो आपने जो बिहार अपना जो सच सच one such education institution in Bihar was known as Nalanda University, and Huen Sang had also visited it. Here also Hindu and Buddha philosophies were taught. Nagarjun and Nalanda Vidyapith was great chemist. He started using ash and mercury as medicine for the first time. अब बिहार में भी इसी तरह से एक एजुकेशन का सेंटर मन था, वो था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा का नाम सुना होगा ना आपने, नहीं सुना भी होगा आप लोगों ने। इसी तरह से बिहार में भी नालंदा यूनिवर्सिटी की नालंदा एक विद्यापीठ बहुत ही फेमस था, एजुकेशन सेंटर माना। ह्वेन सांग ने यहाँ की यात्रा, यहाँ की ट्रैवल की थी। यहाँ पर उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारे हिंदू और बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने यहाँ पे ह्वेन सांग ने बहुत सारे वर्णन किए हैं, डिस्क्राइब किया है। इसमें लोगों के वहाँ पे जो लोग थे, उनके जो अन्य देश के भी लोग थे, वो विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। उन्हें प्रवेश लेने के लोगों की एंट्रेंस एग्जाम ली जाती थी, उनको किस तरह से एंट्री मिलती थी, वहाँ पे उनकी एंट्रेंस एग्जाम होती थी। इसके बाद जो वहाँ के जो टीचर होते हैं लिखित तौर पे उनकी परीक्षा लेते थे, उनका रिवॉल्यूशन करते थे, साक्षात्कार कर लेकर ही उनको एंट्री दिया जाती, एडमिशन लिया जाता था। ऐसे आधुनिक मतलब ऐसे मॉडर्नाइज स्टेज पे क्या था, जो एजुकेशन की जो मैनेजमेंट थी, उसकी जो व्यवस्था थी उस समय भारत में की गई थी। उस टाइम में सोचो एंट्रेंस एग्जाम लेके बच्चों को एडमिशन मिलता था कॉलेज वगैरह में। ऐसा नहीं कि गाय आपने दिया एग्जाम हो गया, एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही वहाँ पे एडमिशन मिलता था। यहाँ हिंदू बौद्ध और जैन इन तीनों धर्म का चिंतन, ज्योतिषी, खगोल और ज्ञान दिया जाता है। तीनों सबसे रिलेटेड, हिस्ट्री हर सब सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, there are evidence of there was a great Vidyapith of Vallabhi, Vallabhi, ठीक है, वल्लभी of Gujarat in 6th-7th century. Huen Song was written the lot regarding his university also. Many students used to come here to study. Students had to give entrance exam admission. The principal would then taken a written examination, and later they used to send students for interviews. Such a modern educational system was prevalent in India at that time. The knowledge of the three religions, example Hindu, Baudd and Jain, was imparted along with the meditation, astrology, astronomy. बेटा वही चीज जो मैंने आपको बताया, लगभग जो गुजरात में गुजरात के में 6th और 7th सेंचुरी की लगभग की बात है। भारत में जो विद्यापीठ होने का प्रमाण मिलता है कि वहाँ बहुत इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन सेंटर थे। इसके विषय में हम ह्वेन सांग ने वर्णन, डिस्क्रिमिनेशन भी किया है। यहाँ पर दूर एवं अन्य देशों, बहुत दूर दूर से लोग और अन्य देशों से लोग आते थे यहाँ पे एजुकेशन पाने के लिए। इसके लिए उनके पहले एंट्रेंस एग्जाम होते थे, उसके बाद उनको एंट्रेंस एग्जाम होता था, फिर लिखित मतलब उन लोग को रिटन एग्जाम देना पड़ता था, उसके बाद ही उनके रिवॉल्यूशन किया जाता था, उसके बाद ही उनको वहाँ पे एडमिशन दिया जाता था। बंगाल में Bengal two Vidyapeeths university accepted, namely Vikramshila and Anantpuri, were a large three-storied library of Buddhism was built. बंगाल में क्या था बेटा, विक्रमशिला और आदतपुरी नाम की दो यूनिवर्सिटी थी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन की
दो यूनिवर्सिटी थी बंगाल में, विक्रमशिला और उदयपुरी, जहां पर बौद्ध धर्म से जुड़ा 3 मंजिल का विशाल बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है, 3 स्टोरी बिल्डिंग की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉइन्स। नेक्स्ट क्या है? कॉइन्स। Coins are an important sources to know about prosperity of Indians in the past. Oldest coins in Indian are known as Panchmark coin of 5th century BC. Afterwards, Indo-Greek rulers introduced a special kind of gold coins on which the king's bar, his photo and his time was mentioned. From this about the history of that time, the coins of Gupta age are the best. Samudragupta coins was his pictures of playing veena and killing lion. Coin of Chandragupta was picture of king and queen and the Gauda. Chandragupta second Vikramaditya coins and Sinha Vikramas and God flag coins have been found in large numbers. These coins are mostly of gold, which give information about India's imminent prosperity of the time. The constant development of India has been taking place for centuries. Among all branches of knowledge are flourishing and developing in our country. India's great culture heritage is unique throughout the world. इसमें क्या है बेटा, अब जो भारत की जो अपने जो हिस्ट्री है उसको हम जानने के लिए क्या करते हैं, अब हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं उसके मतलब जो भी मतलब जितने भी हमें सोर्सेज मिलते हैं अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए और उसकी प्रॉस्पेरिटी को जानने के लिए, जो भी जैसे हमें एविडेंस मिले हैं लाइक दिस, जो सिक्का मिला है, कॉइन्स मिले हैं। इंडिया में जो सबसे एंशिएंट कॉइन्स जो है वो ईसा पूर्व यानी कि 15 सेंचुरी शताब्दी के मतलब पंचमार्क कॉइन जिसको कहते हैं उसके रूप में पहचाना जाता है। इसके बाद जो इंडो ग्रीक राजाओं ने विशेष प्रकार की जो सोने के सिक्के की शुरुआत की थी, जिसके ऊपर राजा का प्रतीक, उसकी आकृति मतलब राजा के टाइप की राजा की आकृति की फोटो बनी होती थी। राजाओं ने विशेष प्रकार के सोने के सिक्के शुरू किए थे। उसके उस समय उस सिक्के का भी हमें वर्णन मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा उस समय जो एंशिएंट हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉइन्स थे गुप्त पीरियड के, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो गुप्त एज में जो सिक्के चलाए गए थे। समुद्रगुप्त के समय में उल्लेखनीय होता है कि जो सिक्के थे उसके ऊपर वीणा, जैसे वीणा को बजाते हुए व्याघ्र पराक्रम की जो चंद्रगुप्त प्रथम की रानी और गरुण और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में विक्रमादित्य और सिंह विक्रम जो गरुड़ ध्वज जो थे उसके सिक्के चलाए गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में थे। ये सिक्के अधिकतर सोने के हैं, जिसमें उस समय की अपार समृद्धि का मतलब उसमें जो प्रॉस्पेरिटी थी उसका बहुत ही एक्सप्लेन किया गया है। भारत की सब सारे जो ऑल ओवर डेवलपमेंट जो सदियों से होता आ रहा है, सर्वांगीण विकास जिसको हम कहेंगे, वो सदियों से होता आ रहा है। जो ज्ञान की लगभग सभी शाखाएं अपने देश में अधिक विकसित हुई हैं। जो ज्ञान की जैसे नॉलेज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, हेरिटेज से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हुई हैं। भारत की जो संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, यानी कि जो कल्चरल हेरिटेज है, वो संपूर्ण विश्व में बहुत ही थ्रू आउट वर्ल्ड यूनिक है, मतलब अद्वितीय है, जिसकी गणना हम यूनिक रूप में करते हैं। ओके, सो नाउ एंड ऑफ योर चैप्टर बेटा, बाय बाय।